नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव तक संकट ना पहुंचे, अब यही चुनौती है। साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। ये भी आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर, आज बैठक में क्या कुछ तमाम चर्चा हुई, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितने राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ाया जाए। जी सुधा जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया और आज सभी मुख्यमंत्री से लॉकडाउन में छूट पर चर्चा हो रही है, जोन पर चर्चा चल रही है, अर्थव्यवस्था और आर्थिक पैकेज और कोरोना की नीति क्या हो, इस पर चर्चा चल रही है। और ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात की और धीरे धीरे खत्म करने की बात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहते कि अभी लॉकडाउन को खत्म किया जाए। तेलंगाना, बंगाल, असम के मुख्यमंत्री सभी लोग अभी चाहते हैं कि लॉकडाउन को आगे बरकरार रखा जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को नहीं बढ़ाने की सिफारिश की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री सुधीर जी, ये बताइए, सुधीर जी, जिस तरह से ये श्रमिक ट्रेन चलाई गई हैं और जिस तरह से कल से रेलवे के द्वारा ये बात कही जा रही है कि 15 ट्रेनों की शुरुआत हम करने जा रही हैं, इसको लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन किसी मुख्यमंत्री ने दिया? जी बिल्कुल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ट्रेन चलाने का विरोध किया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन और हवाई सेवा को अभी इस 30 मई तक नहीं चलाना चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि इससे ज्यादा मजदूर एकदम बिहार में पहुंचेंगे और जिससे स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने भी इसका विरोध किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुधीर जी। और दीपक राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। दीपक जी, शुरुआत तो बहुत बढ़िया रही लॉकडाउन को लेकर, जिस तरह से तमाम फैसले लिए गए, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अब सियासत हावी होती हुई नजर आ रही है पूरे कोरोना वायरस की लड़ाई पर? जी, सही आपने कहा कि अब तो राजनीति हो रही है। अभी तक तो बहुत सफल रहा, 3 फेज हमारे सही निकल गए। तो आज ये कि विपक्ष जो है वो कमी टूट रहा है। ठीक है, हमें लड़ना कोरोना से है, लेकिन विपक्ष जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज ये कि सबको सुझाव देना चाहिए हम कैसे बचें। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम ट्रेन चला रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए। ठीक है, इससे सबसे बड़ा खतरा है कि ये जो कोरोना वायरस खतरा है जो गाँव में पहुंचेगा, वो और बड़ी चुनौती हमारे सामने होगी। देखिए, गांव में क्या है कि अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं लोगों में, हमारी हॉस्पिटल की सुविधा उतनी नहीं है। तो वो जब फैलेगा तो फिर वो कंट्रोल में रहना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इस पे राजनीति नहीं लड़नी, कोरोना से लड़नी चाहिए, एक दूसरे से आपस में लड़ना चाहिए। अच्छा, फिलहाल के हालातों की अगर क्या हम बात करें तो क्या महसूस होता है, क्या लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। जी, जैसे अभी देखिए 5 मुख्यमंत्रियों ने बोला कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, और सही बात है। देखिए, लॉकडाउन अभी जो जिस स्थिति से है, जो स्थिति है, जैसे आप देखिए महाराष्ट्र की, कि वहाँ पे 22,000 लोग संक्रमित हैं इससे। तो हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग कोरोना का जो भी कहर अलग अलग उसमें बढ़ता जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन ये कि स्टेट में जहां जहां बढ़ रहा है उसको रोकना चाहिए। और लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा देखिए कोई रास्ता भी नहीं है जी। तो अब ये भी है कि उसका एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए जहां पे इसका इफेक्ट कम है, या तो थोड़ा सा कंटोनमेंट एरिया को जो छोड़ के, और अगर फ्री एरिया तो वहां पे धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन बहुत ही कॉशस होकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज जो चीजें होंगी वो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा बचाना। अच्छा, जिस तरह की बयानबाजी हमने देखी है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और वो लगातार केंद्र पर आरोप लगाती हुई नजर आई, और लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि आंकड़ों को वो छुपा रही हैं राज्य के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये देखिए शुरू से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वो अब ये इन्होंने कभी भी स्टेटमेंट खुल के नहीं दिया। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने कभी हमेशा इनके साथ सबसे बड़ी, देखिए अगर ये सही होती तो सब लोगों के साथ इनका टसल नहीं होता। वहाँ के गवर्नर है, इनके साथ नहीं बनती, अब केंद्र के साथ नहीं बनती।
तो इन्होंने चीजों को छिपाया तो है ही है। अगर टीम कोविड-19 टीम वहां पे गई तो उन्होंने उसमें सहयोग नहीं किया, बोला कि नहीं हम नहीं आने देंगे। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, उससे सटे हुए सिक्किम है, सिक्किम में इतना संक्रमण नहीं है, तो उसको भी बचाना है। अगर हम वेस्ट बंगाल को अगर हम छोड़ दें तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा कि वहां से फिर सिक्किम में ही फैलेगा और स्टेट में ही फैलेगा। तो ममता बनर्जी का अप्रोच ही अलग है कि क्या उनका ये है कि अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, हर चीज का विरोध करो, हम अपने तरफ से जिएंगे, हम आपकी बातों को नहीं मानते। तो उनका तो अलग अपना है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप प्रधानमंत्री के सामने रखिए, मीडिया के सामने आप आ सकती हैं। तो आप केवल ये कह रही है कि नहीं हमारा केंद्र जो है हमें सहयोग नहीं कर रहा, उसका बेस बताइए ना आप। उतना तो आपको है कि किस उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो इस वो बीच चीजें तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके द्वारा ये बात कही गई कि 3 महीने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं वाकई में क्या राज्यों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि कोविड-19 की लड़ाई को वो लड़ पाए? क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, ये ऐसे राज्य हैं जो लगातार केंद्र सरकार से पैसे या फंड की मांग कर रहे हैं। जी, ये देखिए सभी स्टेट की प्रॉब्लम है कि वो वित्तीय जो हालत है सभी स्टेट की खराब है। कभी इन्होंने अपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी अपनी पॉलिसीज जो है उसका इनके पास कोई चीज फ्री, जैसे जो है बिजली सब कुछ फ्री दिया, लेकिन उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखने की कोशिश नहीं की। तो आज ये कि इन्होंने कभी बेस इनका कभी फाइनेंशियली साउंड कोई भी स्टेट नहीं आज के डेट में, तो वो हमेशा सेंटर पर डिपेंड होते हैं या नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सेंटर तो सब सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए जितनी फंडिंग है सेंटर की तरफ से डायरेक्ट लोगों के उसमें जा रही है, खाते में जा रही है, वो सपोर्ट तो सेंटर कर रहा है। देखिए स्टेट को भी तो अपने कुछ तो मैनेज करना चाहिए। आप केवल फुल्ली डिपेंडेंट सेंटर पर नहीं हो सकते, अपने आप जनरेट कीजिए रिसोर्सेज। तो आप ये इस समय हालत ये है कि किसी के पास पैसे नहीं है, ये चीज गलत बात है। इसके लिए तो अपने को इस बात को मानना चाहिए, गलती उनकी है, स्टेट की है कि आप 1-2 महीने लोगों को खिला नहीं सकते। चलिए, वाकई में तो ऐसे में ध्यान रखने की आवश्यकता है और ध्यान इस बात का रखा जाए कि कोविड काल चल रहा है और ऐसे में तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, आपको बता दें कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। संख्या 1877 पर पहुंच चुकी है। यह भी आपको बता दें कि राज्य में कुल एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो 1678 मामले एक्टिव हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 168 बताई जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 31 हो चुकी है। पंजाब की अगर बात की जाए तो मामला लगातार गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और कुल आंकड़ा 1877 हो चुका है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी विनीत कपूर। विनीत, कोरोना काल है और पंजाब की अगर बात की जाए तो लगातार स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें तो लगातार पंजाब के अंदर आंकड़ा जो है वो बढ़ता सा नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, जो श्रद्धालु श्री नांदेड़ साहब से पंजाब आए हैं, उनकी जो टेस्ट करवाए गए हैं उसमें काफी मात्रा में जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा राजस्थान से जो लेबर आई है उसमें भी 6 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन जरूर हरकत में। और साथ साथ जो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से एनआरआईज को भारत लाने की मुहिम शुरू की गई थी, उस मुहिम के अंतर्गत भी पंजाब के अंदर बड़ी संख्या में एनआरआईज जो हैं वो विदेशों से वापस आएंगे। तो उनकी जब सैंपलिंग होगी तो उसमें देखने वाली बात रहेगी कि उनकी सैंपलिंग क्या कहलाती है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन जो है वो काफी पैनिक वाली है, क्योंकि 1800 के पार आंकड़ा जा चुका है। और सीधे तौर पर इस आंकड़े को देखते हुए प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपने लेवल पर विभिन्न जिलों के अंदर इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों में सीमित किया जा सके और कोरोना से बचाया जा सके। और सरकार भी डे बाय डे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य तरीकों के माध्यम से कहीं ना कहीं इस स्थिति के ऊपर रिव्यू भी कर रही है और पैनी नजर भी रखे हुए कि जल्द से जल्द पंजाब को जो कोरोना है उससे निजात दिलाई जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो रिकवरी रेशो है वो भी केवल 9% रह चुकी है। तो ऐसे में पंजाब के लिए बड़ी चिंता का विषय है कोरोना। जी हाँ, वाकई में चिंता का विषय है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। विनीत, ये भी आप हमें बताइए कि आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि टेस्टिंग जो है उसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से टेस्टिंग और किस प्रकार से इलाज किया जा रहा है पंजाब के अंदर कोरोना मरीजों का? देखिए, इलाज की बात करें तो विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से
कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों का इलाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम स्पेशल हॉस्पिटल की बात करें तो जिस तरह से मोहाली या इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ के लिए ज्ञान सागर हॉस्पिटल बनाया गया है। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर के अंदर श्री गुरु नानक देव हॉस्पिटल बनाया गया है जो अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों के मरीजों का इलाज कर रहा है। जलंधर के अंदर अगर बात करें तो एक अलग हॉस्पिटल है। अगर हम लुधियाना की बात करें तो डीएमसी हॉस्पिटल है। यानी अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल हैं जहां पर कोरोना पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। लेकिन टेस्टिंग बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि 20,000 लोगों के टेस्ट जो है वो प्रतिदिन करने का टारगेट लेकर जो सरकार है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में ये टारगेट जो है 30,000 का हो जाएगा। लेकिन अभी भी इतनी बड़ी आबादी के बीच में केवल 30,000 टेस्ट प्रतिदिन होना जो कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे में टेस्टों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है पंजाब को भी। इसके लिए टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो भी सरकार बढ़ाने का फैसला ले रही है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कब कंट्रोल होगी ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बातचीत करने के लिए विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और जैसा कि जानकारी पहुंचा रहे थे कि पंजाब के अंदर लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो आज ही मुख्यमंत्री का ये कहना था कि टेस्टिंग बढ़ाए जाने की आवश्यकता है पंजाब के अंदर और जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं वो वाकई में परेशान करने वाले आंकड़े हैं। और पंजाब के बाद चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें गाजियाबाद में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। आज 37 नए लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। यह भी आपको बता दें कि राज्य में कुल मिलाकर 3,620 कोरोना मरीज हो चुके हैं। मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद का बयान भी सामने आ चुका है जिसमें उनका ये कहना है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगार कोरोना संक्रमित पाए जा रही हैं। ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस समय बड़ी भारी संख्या में प्रवासी कामगार प्रदेश में आ रहे हैं और कुछ ऐसे प्रदेशों से भी आ रहे हैं जहाँ की काफ़ी ये संक्रमण फैला हुआ था और उनके संक्रमित होने की सूचना भी आ रही है। हमारे पास कुछ लोगों के संक्रमित होने की सूचना आ रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोगों ने कम्युनिटी सर्वेलेंस का मॉडल दिया है उसका बहुत सही उपयोग हो। गाँव में जो ग्राम निगरानी समिति है जो हमारे ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में बनाई गई या जो हमारे शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति है जो कि बनाई गई, जो हमारे सभासद होते हैं उनके अध्यक्षता में बनाई गई है, उसको बहुत ही मजबूती से काम करना है ताकि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं जिनको अगर लक्षण रहित पाया जा रहा है तो उनको 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, वो होम क्वारंटाइन में स्ट्रिक्टली रहें और जिनमें भी लक्षण आ रहे हैं उनका परीक्षण करवा करके अगर संक्रमण है तो उनको हम अस्पतालों में भेज रहे हैं चिकित्सा के लिए। अगर संक्रमण नहीं है तो उनको हम 7 दिन तक क्वारंटाइन में रोक रहे हैं और फिर उनका परीक्षण करवाने के बाद ही उनको हम फिर 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजेंगे। तो ये जो व्यवस्था है इसमें ये ध्यान देने की बात है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रवासी रेलवे स्टेशन से सीधा घर नहीं भेजा जाएगा। हर एक व्यक्ति को पहले आश्रय स्थल पर ले जाना है, वहाँ उसका परीक्षण होना है, लाइन लिस्टिंग होनी है, स्किल की मैपिंग होनी है और लक्षण रहित होने पर उनको 21 दिन के लिए घरों में भेजा जाना है होम क्वारंटाइन के लिए। तो आपने देखा किस तरह से आंकड़े उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी पुनीत मोहन। पुनीत, आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव का बयान सामने आ चुका है वो ये दिखाने के लिए काफी है कि प्रवासियों की आवाजाही के नतीजे क्या निकल रहे हैं। अब देखिए, सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पहल करी है जिन श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लेकर के आना है, सीधे तौर पे 215 ट्रेनें यहां पर आ चुकी हैं जिसमें लाखों श्रमिक आए हैं और कई ऐसे स्टेट से आए हैं जहां पर कोरोना काफी फैला हुआ है। चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, चाहे हम गुजरात की बात कर लें, काफी श्रमिक वहां से लाए गए हैं ट्रेनों के माध्यम से। लेकिन सीधे सरकार का ये कहना है कि जो भी यहां पर उतरता है उसकी थर्मल चेकिंग होती है, उसके बाद में उनको बसों के माध्यम से आश्रय स्थल भेजा जाएगा, वहां पर उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। अगर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा और अगर पॉजिटिव आती है तो 21 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा।
सीधे तौर पे इसके लिए समितियां भी बनाई गई है। जो गांव क्षेत्र है वहां पर गांव निगरानी समिति है, जो शहरी क्षेत्र है वहां पर शहर निगरानी समिति है, जो वहां के जिला अधिकारी से डायरेक्ट अटैच रहेगी। ऐसे में जो भी श्रमिक अपने घर को जा रहे हैं, अगर वो होम क्वारंटाइन के नियमों में बाधा उत्पन्न करेंगे, उसका सही से फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन पर सख्त कार्रवाई होगी और उनको जो समिति बनाई गई है वो सीधे जिलाधिकारी को सूचित करेगी और उसके बाद इनको सीधे तौर पर अस्पताल ले जाया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यहां पर ध्यान देनी है, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कह रहे थे कि कोई भी श्रमिक, चाहे वो पैदल चल करके आ रहा है, चाहे वो ट्रकों के माध्यम से आ रहा है, गांवों में जो निगरानी समितियां बनाई गई हैं वो नजर रखेंगी कि कोई भी श्रमिक डायरेक्ट अपने घर ना जाए, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अपने घर जाएगा, अपने परिवार वालों के संपर्क में आएगा, पड़ोसियों के संपर्क में आएगा, इस तरीके से कोरोना फैल जाएगा और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज 3620 का जो आंकड़ा है और अब जिस तरीके से सरकार का प्लान है, कई स्टेट से अभी और ट्रेनें आनी है, रोजाना लगभग सरकार ने प्लान बनाया है कि लगभग 1 लाख लोगों को, 1 लाख श्रमिकों को दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश उनके घर लाया जाए। ऐसे में एक बहुत बड़ा टास्क है सेफली उनको उनके घर तक पहुंचाना और उनके गांव और उनके शहर, उनके मोहल्ले को कोरोना से सुरक्षित रखना। जी अच्छा पुनीत, ये भी बताइए कि 12 मई से जो ट्रेन शुरू होने जा रही है वो उत्तर प्रदेश में 4 स्टेशन पर रुकेगी। कौन कौन से वो स्टेशन रहेंगे और वहां पर किस तरह के इंतजाम पूरी तरह से कर लिए गए हैं? हालांकि जानकारी आपने दी है, लेकिन थोड़ा और विस्तार में बताइए कि कौन कौन से स्टेशन हैं और किस तरह की तैयारी है। देखिए, सीधे तौर पे जो 12 मई से स्पेशल ट्रेनें चलनी है, जो 15 ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएंगी, वो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गाजियाबाद, कहीं ना कहीं 3-4 स्टेशन जो ऐसे चुने गए हैं, वाराणसी भी रुक सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट थी वो पूरी तरीके से हैंग हो गई है, अभी टिकट बुकिंग नहीं हो रही है और उनका एक ट्वीट भी आया है कि अभी डेटा अपलोड हो रहा है। डेटा अपलोड होने के बाद ही चांसेस है कि, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही है कि ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेशन यूपी में दिए जाएंगे और जो बड़े सिटी हैं वहीं पर ट्रेन रुकेगी। इसके लिए पूर्णतया जीआरपी की तरफ से भी व्यवस्था करी गई है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी व्यवस्था करी गई कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी थर्मल चेकिंग होगी, उनका एक पूरा डाटा नोट किया जाएगा और उसके बाद समय समय पर उनसे पूछा जाएगा। देखिए, एक चीज पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि अब किसी को सीधे ट्रेन या प्लेन से जिनको बुलाया जा रहा है उनको क्वारंटाइन करने के लिए हॉस्पिटल नहीं भेजा जाएगा, उनको होम क्वारंटाइन करना होगा अगर उनमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो। और अगर उनमें लक्षण दिखते हैं तो जो आश्रय स्थल बनाए हुए हैं या जो हॉस्पिटल है वहां उनको भेजा जाएगा। लेकिन जो होम क्वारंटाइन करेंगे, स्वास्थ्य विभाग हर तीसरे दिन उनका फोन से परीक्षण करेगा और निगरानी रखेगा कि कहीं अगर उनमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग उनके घर जाएगी टीम और उनको हॉस्पिटल लेके आया जाएगा और उनके साथ के जितने लोग रहेंगे उनका सैंपल लिया जाएगा। अब लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद जिस तरीके की रियायत दी गई है, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। यूपी जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे, बहुत बड़ा टास्क है सरकार के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों श्रमिक है और जो ट्रेनें चलेंगी उसके माध्यम से भी लोग जो कहीं अन्य राज्यों में फंसे हैं वो मूवमेंट करेंगे। सरकार ने पूरा प्लान तो किया है, लेकिन अगर ये प्लान धरातल पर जरा सा भी इधर से उधर हिलता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इफेक्ट यूपी पर पड़ेगा। उसको लेकर के टीम 11 की रोज मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री रोज टीम 11 के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, उनको सख्त निर्देश देते हैं। जिस भी जिले से जिला अधिकारी की तरफ से लापरवाही की शिकायतें आती हैं उनको सीधे तौर पे सीएम निर्देशित करते हैं। एक सबसे मुख्य बात में नजर आ रही है मुख्यमंत्री, लगातार जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। तमाम डीएम या ऐसे प्रशासन के लोग जिनकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनका कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निर्वाह उन्हें करना है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से बड़ी खबर मिल पा रही है। ये भी आपको बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। 9 नए मामले सामने आ चुके हैं और कुल मिलाकर पॉजिटिव मामलों की संख्या 56 पर पहुंच चुकी है। तो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ये भी आपको बता दें कि आज मामलों की अगर बात की जाए तो 9 नए मामले सामने आ चुके हैं और जिले में कुल मिलाकर पॉजिटिव मामलों की संख्या 56 पर पहुंच चुकी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता कृष्ण वर्मा। कृष्ण, क्या जानकारी आपके पास? आज फतेहगढ़ साहब में जो है नए मामले 9 आए हैं। इनमें से 3 समानों के हैं, एक बहरामपुर
के 4 केस आया और कोटला का 1 है, 1 केस फतेहगढ़ साहिब का आया है और कल 19 आए थे। अब जो कि पूर्ण मरीजों की गिनती होती है 56 हो चुकी है जी। अच्छा, ये बताइए कृष्ण, लगातार ये बात कही जा रही थी कि फतेहगढ़ साहिब में पहले इतने मामले नहीं थे, लेकिन जैसे ही नांदेड़ से श्रद्धालुओं को लाया गया तो यहाँ पर मामले बढ़ते हुए नजर आए। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास और क्या इनमें जमाती भी शामिल हैं? इनमें जमाती तो सिर्फ 2 थे। जो 2 जमाती शुरू में ही आए थे वो तो दोनों के दोनों ठीक होकर जा चुके हैं, लेकिन जो एक तो नंदेड़ साहब से आए हुए श्रद्धालु हैं और दूसरे जो कंबाइन के ड्राइवर हैं जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनके साथ जो हेल्पर है, ये मामले उनके कारण भी बढ़ रहे हैं और थोड़े क्लोज कॉन्टेक्ट भी आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण हमसे बातचीत करने के लिए। कृष्ण वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ताज़ा मामले आज ही सामने आ चुके हैं। 56 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है जिले में और ये भी आपको बता दें कि लगातार प्रशासन मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है। तो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से। यहां पर पॉजिटिव मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है और कुल मिलाकर 56 मामले यहां पर हो चुके हैं और आज ही 9 नए मामले सामने आए हैं। और अब बात करते हैं ट्रेन बुकिंग की। जी हां, आपको बता दें तकनीकी खराबी के बाद शाम 6 बजे से यहां पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। 15 शहरों के लिए ट्रेनों के टिकट काटे जा रहे हैं। शाम 4 बजे बुकिंग शुरू होनी थी, लेकिन IRCTC की वेबसाइट ठप हो गई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और इसको लेकर रेलवे के द्वारा खेद भी व्यक्त किया जा चुका है। तो यहां पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। तकनीकी खराबी के बाद शाम 6 बजे से बुकिंग शुरू हो चुकी है। 15 शहरों के लिए ट्रेनों के टिकट्स काटे जा रहे हैं। की आवाजाही शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर आज से बुकिंग शुरू होनी थी। पहले 4 बजे का समय यहां पर दिया गया था, लेकिन जैसे ही 4 बजे वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गई थी, जिसके बाद 6 बजे का समय दिया गया और 6 बजे से बुकिंग शुरू हो चुकी है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर त्रिशूल। चंद्रशेखर, आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है, क्या ये माना जाए कि व्यवस्था में कमी रह गई कहीं ना कहीं रेलवे विभाग के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा? देखिए सुधा जी, जिस तरह से लगातार बहुत दिनों का लंबा इंतजार है, लोग भावुक हो रहे हैं अपने घर, अपनी मिट्टी तक पहुंचने के लिए। लगातार जब भी 15 अप्रैल को भी पिछली बार खबर आई थी कि रेल चालू होने वाली है, तो निश्चित रूप से कहीं तकनीकी दबाव बढ़ा होगा तो साइट क्रैश हुई होगी। लेकिन जो सरकार की जो व्यवस्था है या जो रेल मंत्रालय की व्यवस्था है, उसको और चौकस करना पड़ेगा। अभी एक निर्णय उन्होंने लिया है रेलवे ने कि जो यात्री ट्रेनें हैं उसमें जो बुकिंग है, यानी जो लोड है वो 100% रहेगा। जो पहले 30% कम किया था वो अब बराबर कर दिया है, यानी पूरी ट्रेन भरी हुई चलेगी। अब ऐसे में अगर ट्रेन भरी हुई जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा और कैसे आप कोरोना के खिलाफ जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, 50 दिन तक आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो फिर जब आप किस तरह देखते हैं इसको, सुरक्षा के सारे मापदंड धरे रह जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। हालांकि कहा है रेलवे ने कि 90 मिनट पहले पहुंचना होगा, लेकिन जब इतने सारे लोग ट्रेन में चलेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी होगी, बावजूद इसके जब लोग बहुत सारे चलेंगे और बहुत सारे लोग जब एक साथ होंगे तो वायरस कहीं जनरेट होगा। तो निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार ये समझाइए कि जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर था, हमने देखा कि इस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही थी कि श्रमिकों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। क्या आप मानते हैं कि इस कदम को इस वजह से उठाया गया है कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था श्रमिकों के मामले को लेकर?
बिल्कुल सुधा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छी बात कही है। 40 करोड़ अप्रवासी मजदूर राज्यों में भटक रहे थे, नंगे पैर जा रहे थे। इतनी हृदय विदारक घटना हुई कि 15-16 लोग ट्रेन की पटरी पर सोते हुए कट जाते हैं। उनकी रोटियां वहां बिखरी पड़ी हैं, वो टीवी तमाम चैनलों में दिखाई दी। तो इससे बड़ा हृदय विदारक क्या हो सकता है? 40 करोड़ लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं अन्य राज्यों से, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो अप्रवासी मजदूर के रूप में अन्य राज्यों में पड़ा हुआ है, उसको अपने राज्य तक पहुंचाना, उसको अपने गांव घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन इसका पालन हुई था। सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है। सरकार ने घर तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था श्रमिकों को, लेकिन खतरा भी यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की ही अगर बात की जाए तो आज ही वहां के जो सचिव हैं उनकी तरफ से बयान भी आ चुका है कि जो लौटे हैं कामगार वो काफी संख्या में पॉजिटिव पाए जा रही हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जी हां, आपको बता दें कि कश्मीर में गाजी हैदर को हिजबुल का नया कमांडर बना दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कितने गाजी आए हैं, कितने गाजी गए हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि आतंकवादियों के खात्मे पर ढिल्लो ने जमकर काम किया है। कश्मीर में लगातार जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर बयानबाजी भी होती हुई नजर आई। और इस बीच हमने देखा किस प्रकार से हिजबुल का कमांडर मारा गया था, जिसके बाद कश्मीर में गाजी हैदर को नया हिजबुल का कमांडर बनाया गया है। लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हैं। और इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो का बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कितने गाजी आए, कितने गाजी चले गए। ये भी आपको बता दें कि ढिल्लो ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खात्मे के लिए काफी काम किया है। कश्मीर जो लगातार आतंकवाद का गढ़ बना हुआ था, वहां पर परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, परिस्थितियों को संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आतंकवादी हमले वहां बढ़ते हुए नजर आए। हमने देखा किस तरह से एक के बाद एक तमाम जवानों को हमने खोया। और इस बीच कश्मीर में गाजी हैदर को हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया है। और इसको लेकर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो का बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कितने गाजी आए हैं, कितने गाजी चले गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि आतंकवाद और आतंकवादियों के खात्मे के लिए ढिल्लो ने काफ़ी काम किया है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, क्या जानकारी आपके पास? और हिजबुल का नया कमांडर भी यहां बनाया जा चुका है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि आतंकवादियों के हौसले कितने बुलंद हैं और किस तरह से वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं। जी देखिए, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने जितने भी टॉप कमांडर हैं, चाहे वो लश्कर के हो या हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको सबको मार गिराया है। और अब जो आतंकवाद है घाटी के अंदर कहीं ना कहीं उसके पैर जो हैं वो अब पसर नहीं रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार इनको निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर भी बौखलाहट है। जो आतंकियों के सरगना पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उनमें काफी ज्यादा बौखलाहट है। और इसी की वजह से सईद सलाउद्दीन ने, हिजबुल का जो चीफ है, उसने वहां बैठक कर जो गाजी हैदर है उसको ऑपरेशनल कमांडर बनाया गया है हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर घाटी के अंदर। तो जफरुल इस्लाम को डिप्टी कमांडर बनाया है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने गाजी की तलाश जो है वो तेज कर दी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि इसको भी जल्द ही
मार गिराया बहत्तर जाएगा। गोरों के जी पास- हाँ, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। तो गाजी हैदर को कमांडर बना दिया गया है और जिस तरह से हमने देखा नाइकू को मारा गया था, उसका काम तमाम किया गया था, उसके बाद हिजबुल ने एक नया कमांडर यहाँ तय कर दिया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।